Elements of weather. Weather has several components or elements that are essential for determining the climate of a region or a place. लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एलिमेंट ऑफ वेदर क्या क्या है और वो सारी चीज़ ना फैक्टर होते हैं कि किसी जगह का जो वेदर है या क्लाइमेट है वो कैसा होगा. First is temperature. Temperature is termed as the degree of hotness or coldness of air. Temperature may vary from place to place due to several factors. Temperature जो होता है वो किसी भी जगह का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस बताता है और हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है. क्यों? उसका कुछ रीज़न है. डिफरेंस इन लैटिट्यूडनल पोजीशन. आई होप आपको लैटिट्यूड क्या होता है वो पता होगा. Lower latitude closer to the equator are generally warmer than the higher latitude closer to the poles. This explains why we wear warm woolen in London and light cotton in Singapore. मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताता हूँ एक इमेज की हेल्प से. हाँ देखो, ये ना हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस करता है उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं. ओके, और ये जो लंबा लंबा लाइन है इसे लैटिट्यूड कहते हैं. सॉरी, ये वाले लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं, ये वाले लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं. याद कैसे रखना है? देखो, ये लाइन जो है ये लेटा हुआ है ऐसे भी, तो इसीलिए इसे लैटिट्यूड कहते हैं. और लॉन्गिट्यूड क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड. ठीक है, एक याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक. अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो एरिया है कहाँ पे. तो जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे सन रेज़ नहीं पहुँच सकता और जो इक्वेटर वाले एरिया होते हैं उसमें सन रेज़ बहुत ज़्यादा पड़ता. इसीलिए यहाँ का जो रीज़न है ना वो गर्म होगा और यहाँ ऊपर वाले जो रीज़न होंगे वे बहुत ठंडे होंगे. ये पोल्स हुए. और आपको भी पता है कि यहाँ नीचे एंटार्क्टिका, यहाँ पर कितने बर्फ़ है ना. और इक्वेटर आप देखो, यहाँ पे अफ्रीका देश पड़ता है, सिंगापुर पड़ता, तो ये सभी बहुत गर्म देश हैं. आई होप ये पहला पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस इन लैटिट्यूडनल पोजीशन. अब दूसरा है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है हाइट. आप ना पेंसिल लेके उसके बगल में लिख दो हाइट. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट. द हायर द एल्टीट्यूड द लोअर द टेम्परेचर. जितना आप ऊपर उठोगे ना उतना टेम्परेचर गिरता जाएगा, यानी कि ठंड आपको मिलेगा. दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशन आर कूलर देन प्लेन्स. जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो हिल स्टेशन होते हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वे बहुत ठंड ठंड होते हैं वहाँ पे. और जहाँ पर प्लेन होता है लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, वहाँ पे गर्मी होता. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. और टेम्परेचर का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि आपका जो जगह है वो समुद्र से कितना दूर है. प्लेस क्लोजर टू द सी इंजॉय एक इक्वेबल टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होता ना तो ज़्यादा गर्म होता. वाइल दोज अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. पर वही अगर कोई जगह जो समुद्र से बहुत दूर है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वो फील करता है. क्यों? This explains why cities such as Mumbai, Chennai and Goa experience a moderate or milder climate unlike दिल्ली, जयपुर एंड चंडीगढ़. अगर आप दिल्ली को देखो, जयपुर को देखो और चंडीगढ़ को देखो ना तो वो समुद्र से बहुत दूर में है. वेयर एज मुंबई, चेन्नई और गोवा जो है वो समुद्र के पास के शहर हैं. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता, ना तो ज़्यादा ठंड होता ना तो ज़्यादा गर्म होता. पर दिल्ली में अगर ठंड होता तो बहुत ठंड होता, गर्मी पड़ती तो बहुत गर्मी पड़ती. Next factor is ocean current. Warm ocean current increase the temperature of coastal areas, while cold currents decrease the temperature. For example, the northeastern coast of Canada remains frozen during a long winter due to the cold Labrador current. The Norwegian coast of the same latitude, in contrast, remain ice-free during winter due to warm North Atlantic drift. चलो मैं बताता हूँ कि क्या बोला गया. बात हुई थी ना ओशन करेंट के बारे में. ओशन करेंट का क्या मतलब होता कि ओशन से जो जो रफ्तार से पानी बहती है उसे ही कहते हैं ओशन करेंट. तो यहाँ पर आप देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऊपर पोल्स होता, तो पोल से जो पोल का जो टेम्परेचर होता वो ठंडा होता. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेब्राडोर. ठीक है, तो लेब्राडोर की हवा आप देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, तो इसीलिए ना कनाडा, ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा है, तो ये कनाडा बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता.
वेयर एज नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जो यहाँ से ये अटलांटिक ओशन में ये बनता, ये गर्म हवा होता। तो ये गर्म हवा ना फिर यहाँ पे नॉर्वेजियन यहाँ पे इस पार्ट में जाता, बट ये पार्ट जो है ये गर्म होता। वेयर एज ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, ये सेम लैटिट्यूड पे, आप देखो ये एरिया और ये एरिया सेम लैटिट्यूड पे है, पर ये वाला एरिया बहुत ठंड होता, वेयर एज ये वाला एरिया बहुत गर्म तो नहीं बट नॉर्मल रहता, बट यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लेब्राडोर है ना, लेब्राडोर की करंट ऊपर से आ रही है, हवा ऊपर से आ रही है, और ये पार्ट को पूरा कनाडा को पूरा ठंड कर देता है। और ये ठंड क्यों करता है? क्योंकि ये पोल से हवा आ रही है ना, ऊपर पोल्स होता, पोल्स में तो धूप नहीं पड़ता, धूप नहीं पड़ता तो वहाँ बर्फ़ रहता, और फिर उधर से ही हवा जब आएगा तो ठंडा हवा आता है। तो ये लेब्राडोर की जो करंट है उससे ठंड हवा आती, वेयर एज जो यहाँ नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट से जो करंट बनता उससे नॉर्वेजियन विंड बहती, जिससे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता, गर्म तो नहीं बट मॉडरेट होता। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया ओशन करंट, ठीक है। अब हम देखते हैं विंड blowing from colder region lower the temperature while those from the warmer regions rise the temperature. The loo, for example, is a hot dry summer afternoon wind from the desert of Rajasthan that blows over the western Ganga plain and causes severe heat wave as it drastically increases the temperature. तो राजस्थान से जो हवा बहती है ना वो हॉट एयर रहता, वहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में हॉट एयर ऊपर निकलता, और वही हॉट एयर फिर जो है वो यूपी बिहार झारखंड की तरफ आता, जिससे कि यहाँ पर एक हवा जो बहती है गर्मी में जिसे हम लोग लू कहते हैं, तो लू बहता, और लू एक बहुत ही सीवियर हीट वेव होता है जिससे कि लोग की मौत भी हो जाती है, ठीक है। अब आता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट कितना है उस जगह का, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। फॉरेस्टेड एरिया प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होता ना वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यानी कि उस प्लेस में आपको ठंड लगेगा। तो अभी हमने इतने सारे चीज़ पढ़े, ये सारे चीज़ क्या थे? तो ये सारे थे फैक्टर्स जो टेम्परेचर जिस पे डिपेंड करता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर जो हवा हम लोग को स्टेबल रखा है। पता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही वजह से हमारे नाक से ब्लीडिंग नहीं होता है, क्योंकि जब आप बहुत पहाड़ पर चढ़ोगे तो आपको पता ही क्या होगा कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता, जिसकी वजह से ना नाक से ब्लीडिंग होने लगता। या फिर अगर पेन का रिफ़िल है ना तो आप पीछे देखना, वहाँ पे पेन के रिफ़िल को भी प्रेस करके रखता वो। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बट ऐसा आप पेन को लेके चले जाओ या फिर कभी आप पॉकेट में रखे होंगे पेन, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिफ़िल है वो पूरा लीक हो जाता। आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है? Okay, now back to the topic. Atmospheric can be defined as the pressure of the column of air at one point on the Earth's surface. Atmospheric pressure depends on factors such as altitude, altitude का मतलब height, temperature, moisture, content and rotation of the earth. तो atmospheric pressure depend होता है इन 4-5 चीज़ों में। वो चीज़ें हैं altitude यानी कि height, temperature, moisture, content and rotation of the earth. As we reach higher altitude, pressure drop as the air becomes thinner or less denser. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि जैसे ही आप पहाड़ पे जाओगे तो आपके नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आप जो पेन लेके अगर कभी जाओगे ना तो वो पेन की रिफ़िल लीक हो जाएगी। रीज़न यही है कि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं हवा का डेंसिटी कम होने लगता। Pressure is closely related to the temperature of a place. If temperature rises, the air expand and risen up. The molecule of air thus become less dense and exert less pressure. Region with lower temperature have denser air, therefore causing is to sink to create pressure zones. इस पॉइंट में ये बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक डिपेंड करता है टेम्परेचर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे ना तो एयर एक्सपेंड होगा, एयर फैलेगा, और जो गर्म हवा होता है ना वो ऊपर जाता।
और वहीं पे दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि अगर उस जगह का टेम्परेचर कम होगा यानी कि ठंड होगा तो वहाँ का हवा डेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। तो वेट एयर कब आपको देखने मिलता है? जब आप ठंड में देखते हो ना ओस गिरता है तो उसे ही वेट एयर कहते हैं। और ड्राई एयर कब होता? तो ड्राई एयर गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा बहती वो ड्राई एयर होता। तो यहाँ पर बोला गया है वेट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। The rotation of the earth deflects wind and either cause them to pile up to form high pressure zone, subtropical high pressure zone, or scatters them to form low pressure zone, subpolar low pressure zone. Low pressure is usually associated with unsettled and sometimes stormy weather as it causes inflow of wind from surrounding high pressure area. On the other hand, calm and fair weather is expected in a high pressure zone as a cooler air sinks and get compressed. मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको इमेज की मदद से, तो आपका ये वाला पॉइंट और ये जो नीचे लिखा गया है वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, लुक एट दिस इमेज। आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि जहाँ पर हवा गर्म है ना वो हवा ऊपर उठता। और आप बताओ ये इक्वेटर है, सन का रे जो है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ता है, तो यहाँ का जो हवा होगा वो कितना गर्म होगा, है ना। तो यहाँ का हवा ना ऊपर उठता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन का हवा ऊपर उठता है। और यहाँ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, और यहाँ पे ऊपर नीचे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है ना, उसका हवा जो ठंडी हवा है वो उसे उड़ा के फिर लेके चला जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ये सारे चीज़ पे भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा। नाउ वी विल सी अबाउट विंड। विंड के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो विंड क्या होता है? तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Wind is guided by the distribution of atmospheric pressure. Wind always tend to blow from region of high pressure of that to of low pressure. It tends to deflect to the right of its path in the northern hemisphere and to left of its path to southern hemisphere. This is this deflect of wind is controlled by the Coriolis force, which develops due to the rotation of the earth. तो कॉलरिस फोर्स एक फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। विंड वेलोसिटी यानी कि विंड का जो स्पीड है डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रीजन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। कहीं पर हवा कितना तेज बहेगा वो डिपेंड करता है उस जगह के हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे। हाई स्पीड विंड ब्लो वेयर देयर इज़ टू मच डिफरेंस इन प्रेशर। जो तेज़ हवा यानी कि तूफान वहाँ पर आता है जहाँ आई वॉज सेइंग जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर हवा, जहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर हवा तेज़ बहेगी। व्हेन द डिफरेंस इन प्रेशर इज़ लेस, और जहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर लेस रहेगा वहाँ पर हवा की स्पीड जो है वो कम रहेगी। Wind modifies the weather of a place considerably. I'm sorry. Warm wind make place warmer. जो warm wind होता है यानी कि गर्म हवा होती वो किसी भी जगह को गर्म करती, while cold wind decrease the temperature of a place. और जो ठंड हवा बहती वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती, कम कर देती, यानी कि ठंड कर देती। मॉइस्ट विंड सच एज दोज फ्रॉम ओवर द सी और ओशन ब्रिंग रेनफॉल टू प्लेस। और जो हवा मॉइस्ट विंड होती, नमी वाली हवा होती, वो बारिश करवाती जो कि समुद्र से उठती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर का ही मतलब होता है नमी। नमी का मतलब वाटर वेपर कितना है उस हवा में। दिस मॉइस्चर इन द एयर डेवलप्स ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सी। और ये मॉइस्चर आता कहाँ से है? तो समुद्र से। जो समुद्र का पानी जब गर्म होता तो वो जब गर्म पानी से भाप उठता ना, तो वही भाप हवा में मिल जाता, उसी को मॉइस्चर कहते हैं। Not only from sea and ocean but also from river and lakes. The rate of evaporation rapid when the temperature and wind speed are both high and when the sky is clear with less cloud cover.
और ये रेट ऑफ एवोपरेशन यानी कि जो भाप बनने का जो प्रोसेस है वो तेज़ कब होता, जब टेम्परेचर भी बहुत तेज़ होता और विंड स्पीड भी बहुत तेज़ होता और आसमान क्लियर रहता, तब बहुत ज़्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन होता। वार्म एयर होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है ना वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। सो ह्यूमिडिटी इज़ हायर इन लोअर एल्टीट्यूड। और ह्यूमिडिटी जो है यानी कि नमी इज़ हायर इन लो एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया था हाइट। तो जहाँ कम हाइट होती है ना वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वेयर एज द एयर इज़ वार्मर देन इन हायर एल्टीट्यूड। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो हायर इन कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ में यानी कि समुद्र के पास वाले एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है देन इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर लोकेशन। जो अंदर के लोकेशन होते हैं यानी कि जो समुद्र से दूर शहर होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होता। Moreover, higher humidity is experienced during summer as warm air expand and can hold more moisture। और ह्यूमिडिटी ना हमें गर्मी के दिनों में महसूस होती। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हवा जो है वो गर्म की वजह से एक्सपेंड होती और मॉइस्चर आके उसी में मिल जाता, जिसकी वजह से हमें और भी गर्मी लगती। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता, तो प्रिसिपिटेशन इंक्लूड्स रेन, स्लीट, हेल का यानी कि बर्फ गिरना एंड स्नो। इट अकर्स ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन मीन्स क्या, कंडेंसेशन मीन्स जम जाना। किसका जम जाना, वाटर वेपर का इनटू टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर। दिस ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली कोलीज into form large particles which join to form clouds। और यही छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्लाउड बनाता। when clouds become too heavy, और जब क्लाउड बहुत भारी हो जाता, they cannot remain suspended in the air, और वो हवा में अब और नहीं ठहर सकता, and thus come down as rain। उसके बाद ही बारिश हो जाती। rain is the most common form of precipitation। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का बहुत सारा फैक्टर और भी है, जैसे कि ड्यू का मतलब ओस गिरना, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस टॉपिक में। ऑन द बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। In conventional rainfall, heated air on rising expand and cools, causing condensation, which results in rain। कन्वेंशनल रेनफॉल में होता जैसे कि गर्म हवा होती है ना वो ऊपर जाता और वो बाद में एक्सपेंड करता, और जब वो कूल हो जाता तो कूल होके वो कंडेंस हो जाता ना, उसके बाद ही वो रेन होके बहता। सेकेंड वन इज़ ऑरोग्राफिक रेनफॉल। आपने कभी सुना है कि उत्तराखंड में बादल फट गया या फिर हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया? तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल उसी को कहते हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन अ फिजिकल बैरियर सच एज माउंटेन फोर्सेस मॉइस्चर बेयरिंग विंड टू कॉज रेन। ठीक है, इस वजह से। और फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोन की वजह से होता, वार्म एंड कोल्ड एयर मेड टू कॉज रेनफॉल, जहाँ पे गर्म और ठंडी हवा मिलकर बारिश करते हैं। At higher altitude, when the condensation occurs below the freezing point, vapor condenses into solid particle causing snowfall. When the moist air ascended rapidly to the colder, higher layer of the atmosphere, water droplets freezes into ice plates and fall down as a hailstone. Sleet is a mixture of rain and snow. Precipitation help to lower the temperature of a place। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, एट हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो जहाँ पर हाइट है, मतलब जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी तो बादल होते ना। तो वो जो बादल जब बारिश बन के गिरते ना, तो वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि वो जो बारिश की बूंद होते हैं ना वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। और ये सब होगा वहाँ पर जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर बर्फ़ की बारिश होती है, स्नोफॉल होती है। वेरएज़ आप कभी नहीं देखोगे कि जहाँ पर एल्टीट्यूड कम है, लाइक यूपी बिहार वाले एरिया में, दिल्ली में, तो वहाँ पे बर्फ़ एकदम नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत लो एल्टीट्यूड में है और वहाँ पे बर्फ़ पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की साइंस आपको पता चल गया है।
हाँ, और फिर जो है यहाँ पर स्लिट इज़ अ, जब बारिश और स्नो दोनों एक साथ गिरे ना, तो उसे ही कहते हैं स्लिट, SLEET। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू। प्रिसिपिटेशन का ही पार्ट है ड्यू। Dew refers to the small drops of water that form on the ground during the night due to condensation of water vapor from the air on the surface of object exposed to the sky, such as grass and plants. It forms on clear night when the air is calm and the temperature is low but not lower than 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा ना, यानी कि माइनस में जब चले जाए तब तो वहाँ बर्फ़ जम जाएगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे रहे यानी ऊपर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी रहे ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर ड्यू होता है। ड्यू यानी कि ओस की बूंदे जो गिरते हैं ना, उसे ही ड्यू कहते हैं। Next point is cloud cover. When the warm air rises, it expands which cause it to cool. Cool air can be hold less moisture than warm air. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा. And hence the air soon became saturated. When the dew point has been reached, further cooling leads to the condensation of water vapor around small particle of dust which form the condensation nuclei. These minute particle, minute यानी कि छोटे particle of water vapor eventually form cloud. Cloud reduce the amount of insolation during the day and also trap terrestrial radiation at night, thus preventing extreme of temperature. तो जो क्राउड होता है ना, वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होने से भी बचाता है हमें। अगर गर्मी है तो कम गर्मी लगाएगा, अगर ठंड भी है ना तो वो कम ठंड लगाएगा। अब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर, इसीलिए ये ना ये पॉइंट मेंशन किया गया कि क्लाउड कवर का क्या फैक्टर है, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। एब्सेंस ऑफ क्लाउड फैक्टर मेक डे वेरी हॉट एंड नाइट वेरी कोल्ड इन हॉट डेजर्ट। और एब्सेंस ऑफ क्लाउड, जहाँ पर क्लाउड अगर नहीं है ना, तो उस जगह को दिन में बहुत गर्मी लगेगा और रात को बहुत ठंडी लगेगा। डार्क क्लाउड आर एन इंडिकेटर ऑफ रेन। और जब भी कभी घने काले बादल आते हैं तो इसका ये इंडिकेशन है कि अब बारिश होने वाली है। क्लाउडलेस स्काई इंडिकेट फेयर वेदर। और जब आकाश में कोई भी क्लाउड नहीं रहे तो इससे ये पता चलता है कि वेदर ठीक ठाक है, शांत है वेदर। इन रिसेंट टाइम सैटेलाइट सेंसर आर यूज फॉर मेजरिंग क्लाउड कवर्स। तो आज के टाइम पे क्या होता है ना कि सैटेलाइट की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि क्लाउड कवर कैसा है, और उसके बेसिस में हम ये बता पाते हैं कि हमारा जो वेदर होगा वो कैसा होगा। Clouds may be classified and named on the basis of their shape, size, color and height. क्लाउड्स के भी नाम होते हैं, आपको पता है। जैसे कि जो लोअर क्लाउड है उसका अलग नाम होगा, कोई घना क्लाउड है उसका अलग नाम है, जो फीदर लाइक है क्लाउड उसका अलग नाम होता। तो वो सारी चीज़ों को अभी हम थोड़ी देर में बस देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड इफेक्टिवली इंडिकेट वेरियस टाइप ऑफ वेदर। और जैसा क्लाउड रहता ना, उससे हम ये पता चल कर पाते हैं कि वेदर कैसा होगा। गिवन इन द टेबल बिलो आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो उसे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग सनसाइन देखते हैं। सनसाइन क्या होता है? तो सूर्य की रोशनी। सनसाइन इज अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूडनल पोजीशन। लैटिट्यूडनल पोजीशन किसे कहते हैं? अब आपको पता चल गया, जो लेटा हुआ लाइन था उसे ही हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं ना। तो सनसाइन इज अफेक्टेड, तो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा सनसाइन आएगा, वेयर एज पोल्स पे बहुत कम सनसाइन आएगा। तो सनसाइन इज अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। सनसाइन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। Sunshine increases the temperature of a place. Direct ray of the sun ray travel shorter distance through the atmosphere and hence heat up a region more than slanting rays which are longer। मतलब यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो स्ट्रेट जहाँ पर सन रे पड़ता है लाइक इक्वेटर, वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, और जहाँ पर स्लैंट होके जाती है रे वहाँ पर कम गर्मी पड़ेगी, यानी कि वो प्लेस ठंडा होगा। मैं ना आपको ये टाइप्स ऑफ क्लाउड लास्ट में पढ़ाऊँगा, पहले मैं सनसाइन को पूरा कवर कर लेता हूँ। तो फिर है द स्लैंटेड रे ऑफ द सन ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो स्लैंट वाला है ना, देखो जैसे कि ये सन रे, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस है तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होगा। वेयर एज ये हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पर सन रे आप देखो कितने दूर से जा रहे हैं, तो यहाँ पर कम गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला।
वही बात यहाँ पे मेंशन है, द हीट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, दस मेकिंग दिस प्लेस लेस हॉट। दैट इज वाई इक्वेटोरियल रीजन विच आर लोअर एल्टीट्यूड आर वार्मर देन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट यानी कि ऊपर वाले रीजन को कहते हैं, विच आर इन हाई लैटिट्यूड। द पोलर रीजन दैट रिसीव्स हाईली इंक्लाइंड रे आर द कोल्डेस्ट। हाँ, तो ये सभी बातें तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आता है जो पार्ट जो हमें पढ़ना है, वो है वेदर फॉरकास्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। वेदर फॉरकास्ट मतलब कि वेदर कैसा होगा उसके बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वेदर फॉरकास्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशन इश्यूड बाय meteorological department of a country on the basis of the data collecting using various instruments, and more importantly from images sent by artificial satellites set up by humans in the orbit around the earth। तो सैटेलाइट के हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी से हम लोग वेदर फॉरकास्ट कहते करते। वेदर फॉरकास्ट बाय अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गाइड्स ओशन नेविगेशन, फीस एक्टिविटी इन ओपन एरिया, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एविएशन शेड्यूल्स। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत बार जब तूफान आने वाली होती है तो उससे पहले ही जो समुद्र के पास लोग रहते हैं उसे रेस्क्यू करके एक सेफ प्लेस पे रख दिया जाता है उठाकर। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता, तो ये वेदर फॉरकास्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता। कंडीशन ऑफ वेदर सच एज विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, एंड क्लाउड कवर गाइड एयर ट्रैफिक। एयर ट्रैफिक यानी कि हवाई जहाज की उड़ान। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन कंट्रोल द क्रॉपिंग पैटर्न एंड सीजन ऑफ अ प्लेस। Thus, a weather report help the farmer prepare for any changes in weather condition. Military operation, geographical expeditions, and important sports event all take into consideration weather forecast and recording। तो क्रिकेट मैच होता या फिर कोई भी मैच होता या फिर मिलिट्री ऑपरेशन होता तो इससे पहले वेदर फॉरकास्ट देख लिया जाता। It also helped to reduce damage likely to be caused by natural calamities disaster such as hurricanes and cyclones। Climate scientists play an important role in the alerting people about extreme weather conditions। Hope these points are clear. Now, meteorology and meteorologists. So, the scientific study of weather condition is called meteorology। Scientists who collect these data using various instruments to record and prepare weather report are known as meteorologist। ठीक है, तो जो वेदर के बारे में पढ़ाई करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसे उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और जिस वेदर कंडीशन का पढ़ाई करने को कहते हैं मेट्रोलॉजी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ क्लाउड। फर्स्ट वन इज सीरस क्लाउड। ये सब टाइप्स ऑफ क्लाउड है। सीरस क्लाउड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाई लेवल क्लाउड। दे आर थीन एंड ऑफन विस्पी। विस्पी मतलब बहुत ही फीदर टाइप के। They are commonly known as mare's tails, as they are spread like a tail of a horse। Cirrus cloud are generally seen during fair weather। जब वेदर शांत होता है, फेयर वेदर रहता तो हमें ये cirrus cloud दिखता। अब आता है cumulus cloud। Cumulus cloud are low level cloud। They are one of the most common and distinctive type of cloud। They are fluffy and often look like a head of a cauliflower। Generally, cumulus cloud occur in a fair weather condition. However, they may bring precipitation when they grow into big grey cloud। यानी precipitation मतलब बारिश कर देता है जब ये और भी बड़ा होता है और इसका कलर ग्रे होता है। तो stratus cloud are low level cloud characterized by horizontal layering with a very uniform gray and white color। When thick enough, stratus cloud produce diesel or small amount of snowfall। और आता है निम्बस लास्ट में। निम्बस क्लाउड आर डार्क रेन क्लाउड्स। इसे ही रेन क्लाउड कहते हैं। क्लाउड ऑफन डिस्प्ले फीचर ऑफ टू और मोर क्लाउड टाइप्स, thus forming various subtypes। Nimbus cloud often combine with cumulus to form cumulonimbus cloud। Cumulonimbus is thundered that bring storm, hail and tornadoes, and also other form of precipitation। precipitation का यानी बारिश होना।
और यही निम्बस क्लाउड ही हेल और टॉर्नेडो लाते हैं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching this video.